हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नई आर्थिक नीति 1991 के बारे में। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। जो नई आर्थिक नीति 1991 का वीडियो है। और आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो है पॉवर्टी, गरीबी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत आवश्यक पहलू है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, जनसंख्या, साक्षरता। इन सबके वीडियो आप लोगों को कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो वीडियो को पसंद कर ही रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि दोस्तों तक चैनल को पहुंचाएं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करेंगे गरीबी के बारे में। क्या? गरीबी, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी, ठीक। देखिए, ये अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न पहलू है। इसके बारे में अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और हम लोग गरीबी को ना पढ़ें, बेरोजगारी को ना पढ़ें, शिक्षा को ना पढ़ें और जनसंख्या के बारे में ना पढ़ें तो इकोनॉमिक्स का ज्ञान पूरी तरह से अधूरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं सब इसी पर क्या होती है, डिपेंड होती हैं। गरीबी हो गई आपकी, बेरोजगारी हो गई, ये सब क्या है, एक अभिन्न पहलू है अर्थव्यवस्था के। इनसे ही देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सुधार या कमियों को देखा जाता है, ठीक। तो हम लोग बात करने वाले हैं गरीबी के बारे में। उम्मीद करता हूं काफी सारे मित्र इससे परिचित होंगे। जो लोग परिचित ना हो वो भी समझ सकते हैं और जो लोग जानते हैं सही तरीके से डिफिनेशन क्या होती है, अच्छी बात है। जो लोग ना जानते हैं उनके लिए मैं आज बात करने वाला हूं। और इस वीडियो में किन चीजों पर बात करने वाला हूं ये भी मैं आप लोगों को पहले शेयर कर दूं। पहले हम लोग बात करेंगे गरीबी की डिफिनेशन, गरीबी है क्या, पॉवर्टी किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसे कैसे मापा जाता है। गरीबी मापने का ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई यंत्र होगा कि लगा के टेलीस्कोप देख लिए कि यह गरीब है कि अमीर है, ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी मापने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अगर आप उन मापदंडों की पूर्ति आपको हो रही है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो या फिर गरीबी रेखा से नीचे हो। मैंने गरीबी रेखा का नाम 2 बार लिया, तो ये गरीबी रेखा क्या है, तो जो ये रेखा निर्धारित की गई है गरीबी की, उसके बारे में हम लोग डीपली समझेंगे कि यह रेखा क्या है, कितनी मात्रा तक अगर आपको मिल रहा है कैलोरी या फिर सारी आवश्यक वस्तुएं आपको मिल रही हैं तो आप गरीब नहीं हो, कितनी नहीं मिल रही हैं तो आप गरीब हो, ये हम लोग समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी आकलन से रिलेटेड कितनी समितियां लाई गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सर्वेक्षण भी हम लोग देखेंगे जो 2011 से लेकर 2020 तक का होगा, जिसमें हम लोग अनुमान लगाएंगे कि गरीबी पहले कितना थी और अब कितना है। इसको आकलित करने के लिए कुल 6 समितियां लाई गई थी, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है 1993 में आई थी, लकड़वाला समिति। उसके बाद हमारी 2009 में लाई गई तेंदुलकर समिति, और जस्ट उसके बाद लाई गई 2014 में, जो योजना आयोग के खत्म होने के बाद नीति आयोग के तहत लाई गई थी, उसका नाम है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति पर विचार नहीं किया गया सरकार की तरफ से। लकड़वाला समिति काफी हद तक गरीबी को डिफाइन की थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां आ गई। कब? जब वह 1997 से 2002 तक पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं नहीं थी, आई थिंक 9वीं थी। 2000 में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, सॉरी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक निर्धारित की गई थी। पंचवर्षीय योजना का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। जो लोग ना देखे हो, नए हो चैनल पर, वो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो सारे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे, ठीक। तो जब ये हम लोग बात कर रहे थे लकड़वाल समिति के बारे में, तो लकड़वाल समिति लाई गई कब? 1993 में, लेकिन इसने सही तरीके से कार्य किया 1997 में। जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो इसने गरीबी रेखा के लिए जो अनुमान लगाया वह पूरी तरह से सार्थक सिद्ध नहीं हुआ। तो इससे आगे निकलने का विचार किया गया, तो 2003 के करीब तेंदुलकर समिति पर कार्य किया गया और 2009 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो आज जो हम लोग गरीबी रेखा मापते हैं उसे तेंदुलकर समिति के माध्यम से मापा जाता है। ये पेड क्वेश्चन है एसएससी का कि वर्तमान में भारत की गरीबी रेखा कहां से निर्धारित की जाती है, तो वह सुरेश तेंदुलकर थे। सुरेश तेंदुलकर समिति के नाम से यह समिति आई थी, तो उसी तेंदुलकर समिति के माध्यम से मापी जाती है। रंगराजन समिति भी पूछ सकता है, तो उसका सिर्फ टाइम पीरियड पूछेगा, तो वो 2014 में आई थी
और उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन सरकार ने उस पर पूरी तरह से फोकस नहीं किया, क्योंकि जो तेंदुलकर समिति थी उसने सही तरीके से कार्य किया अपना। तो उम्मीद करता हूं बेसिक चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गरीबी। गरीबी क्या है? कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर पा रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्धन बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, उसी को गरीबी कहते हैं। जैसे मूलभूत आवश्यकताओं में क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। आप लोगों ने ये डायलॉग हमेशा सुना होगा। जो व्यक्ति भरपेट खाना पा रहा है, पहनने के लिए कपड़ा पा रहा है, रहने के लिए घर पा रहा है, तो वह गरीब नहीं है। ठीक, तो इस तरह से इस बात पर भी फोकस न करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो समितियां आई थी गरीबी को कैसे डिफाइन की है, और बात करेंगे कि ये जो हमारी न्यूनतम भुगतान है, जिस न्यूनतम व्यय जो है जिस पर तेंदुलकर समिति निर्धारित की गई थी, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो गरीबी रेखा निर्धारित की गई है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए गरीबी हम लोग स्टार्ट करते हैं। गरीबी कहते किसे हैं, और उसके बाद समझेंगे कि गरीबी कैसे निर्धारित की जाती है, क्या क्या चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गरीबी की डिफिनीशन लिखेंगे, तो वह क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार वित्तीय संसाधनों के अभाव में बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर को हासिल करने में असमर्थ होता है। ठीक है, लिखते हैं ऐसी स्थिति। ये कौन सी स्थिति के बारे में बात हो रही, आर्थिक स्थिति। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार वित्तीय संसाधनों के अभाव में बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर को न्यूनतम जीवन स्तर को हासिल करने में असमर्थ होता है। जीवन स्तर को हासिल करने में असमर्थ होता है। उसे हम लोग गरीब, निर्धन अथवा गरीब या निर्धन बोल सकते हैं। उसे कौन, जो कोई भी परिवार अथवा व्यक्ति जो वित्तीय संसाधन क्या है, इनकम के स्रोत के अभाव में अपने बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर को हासिल करने में असमर्थ होता है। बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर क्या होता है, जो हम लोगों ने अभी बात की, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे अगर वह पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब माना जाएगा। तो गरीबी की यह डिफिनीशन थी, आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। देखिए गरीबी रेखा के लिए क्या किया गया है, एक गरीबी रेखा बास्केट निर्धारित किया गया है। उस बास्केट के तहत क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए गरीबी रेखा बास्केट, ठीक, इसे बोलते हैं PLB, प्रायोरिटी लाइन बास्केट। इसके तहत क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे हम लोग गरीबी रेखा बास्केट बोल सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके तहत वो कौन कौन सी चीजें हैं उसे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या, भोजन, कपड़ा, मकान का किराया, वाहन, भोजन, कपड़ा, रहायशी मकान या मकान का किराया अगर आप रेंट पर हैं, मकान का किराया, मनोरंजन इत्यादि। इसकी पूर्ति अगर आपको हो रही है तो आप गरीब नहीं हो। मतलब गरीबी रेखा जो बास्केट है, अगर इसकी पूर्ति आपको हो रही है सही तरीके से तो आप गरीब नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट था। अब गरीब कहते किसे हैं, तो हम लोगों ने देख लिया कि जिनका न्यूनतम उपभोग स्तर गरीबी रेखा के नीचे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गरीब बोलते हैं। देखिए जो गरीबी रेखा के नीचे हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोग चाहे गांव में हो चाहे शहरों में, तो आपके घर में
राशन कार्ड बनाया जाता है। राशन कार्ड क्या होता है, एक एपीएल राशन कार्ड होता है और एक एपीएल और पॉवर्टी लाइन, गरीबी, बीपीएल, सॉरी बीपीएल, एपीएल और बीपीएल। ठीक, बीपीएल का आशय होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का आशय होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पहला होता है एपीएल, दूसरा होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब यह है कि गरीबी रेखा से अगर आप नीचे हैं तो आपको वह राशन कार्ड दिया जाएगा। ठीक, तो उसी को हम लोग गरीबी रेखा जो बोलते हैं, उसी रेखा को आज हम लोग समझने वाले हैं कि वह कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्यों, चलिए कोई नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम लोग क्या देखेंगे गरीबी से रिलेटेड। गरीबी, भारत में गरीबी आकलन की समितियां कौन कौन सी बनाई गई थी, उन समितियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए, भारत में गरीबी आकलन की समितियां, मतलब कि भारत में गरीबी कैसे मापी जाए, इसके लिए समितियां बनाई गई थी। कुल कितनी समिति थी, तो वह थी 6। आगे चल के हम लोग 3 समितियों के बारे में सही तरीके से डिफाइन करेंगे। इस समय 6 का नाम जानना हमें जरूरी है और टाइम पीरियड जानना जरूरी है कि किस सन में यह समितियां लाई गई थी। आइए बात करते हैं। पहली समिति लाई गई कब, कार्यकारी समूह 1962 में। पहली समिति का नाम था कार्यकारी समूह और यह लाया कब गया, 1962 में। फिर आया वीएन दांडेकर, वीएन दांडेकर और एन रथ समिति, वीएन दांडेकर और एन रथ समिति, एन रथ समिति। ये देखिए, ये जो नाम है वी एन दांडेकर, ये एक अलग व्यक्ति हैं और एक है एन रथ नाम के व्यक्ति। तो इन दोनों के नाम, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, समिति का गठन किया था। तो इन्हीं के नाम पर ही समिति का नाम रख दिया। और यह कब लाई गई थी, तो 1971 में। ठीक, तीसरी समिति के बारे में बात करेंगे, वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति। हर व्यक्ति के नाम पर समिति का नाम रखा गया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यह कब लाई गई थी, 1979 में। 1979 में यह लाई गई थी वाई के अलग समिति। बात करेंगे चौथी समिति के बारे में, तो चौथी समिति हमारी कौन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीके लकड़वाला समिति। कौन सी, डीके लकड़वाला समिति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी, किससे रिलेटेड, गरीबी के आकलन से रिलेटेड। और यह कब लाई गई थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, 1993 में लाई गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे पांचवी समिति के बारे में, तो वह कौन सी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, सचिन तेंदुलकर मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये सुरेश तेंदुलकर हैं, इनके नाम से समिति लाई गई थी। ठीक, कब लाई गई, तो 2009 में। ये जो आप लोग देख रहे हैं, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तब का टाइम पीरियड लिखा जा रहा है। लाई तो पहले ही जा चुकी थी, समिति तभी गठित मानी जाती है जब वह अपना रिपोर्ट पेश करती है। ठीक, छठवीं समिति के बारे में बात करेंगे, तो वह कौन सी थी हमारी, सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति। और यह कब लाई गई, तो 2014 में लाई गई थी।
उम्मीद करता हूं सारे लोगों को सारी समितियां कंफर्म हो गई होंगी। मैं रिवीजन करवाता हूं। पहली समिति लाई गई, यह क्या है? गरीबी आकलन समिति। गरीबी को मापने के लिए समितियां लाई गई। सबसे पहले कार्यकारी समूह 1962 में लाया गया। वी एन दांडेकर और एन रथ समिति 1971 में। फिर वाई के अलग समिति 1979 में। डी के लकड़वाला समिति, मैं इसे क्या करूंगा? हाईलाइट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग बात भी करने वाले हैं डीपली। डी के लकड़वाला समिति 1993 में लाई गई। उसके बाद लाई गई सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में। इस पर भी बात करेंगे, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति। फिर श्री रंगराजन समिति 2014। इसमें सबसे पहले इसको हम लोग निपटा देते हैं यहीं पर, श्री रंगराजन समिति को। पहले आप लोग क्या करें, इसे नोट डाउन करें, फिर मैं बात करूंगा समितियों के बारे में। नोट डाउन करिए आप लोग सही तरीके से, जितनी जल्दी हो सके आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। सबसे पहले श्री रंगराजन समिति। इसमें लिखने की भी उतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। समझना क्या, बस एक पॉइंट दो पॉइंट में बता दे रहा हूं आप लोगों को। श्री रंगराजन समिति यह एक ऐसी समिति है जो, देखिए मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया कि लकड़वाल समिति पर कार्य किया गया। कब? 1997 से 2000 के बीच में, जब 9वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई तो उस समय गरीबी को ही टारगेट किया गया था, लेकिन इसने सही साक्ष्य नहीं दिया। टारगेट जो था उस हिसाब से साक्ष्य नहीं दिया, गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। तो उसे हटाकर एक और नई समिति लाई गई। कौन सी? तेंदुलकर समिति लाई गई 2009 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, उसने सही आकलित किया। और प्रेजेंट में जो भारत के गरीबी का निर्धारण होता है वह तेंदुलकर समिति के माध्यम से किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर भी 2014 में क्या होता है कि श्री रंगराजन के नाम से एक समिति आती है और इस समिति ने भी अपना रिपोर्ट पेश किया। और इन्होंने क्या किया कि जो तेंदुलकर समिति थी उससे ज्यादा कैलोरी के बारे में इन्होंने बात की। कैलोरी क्या है, हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए कितनी प्रति कैलोरी चाहिए और शहर वाले के लिए कितनी कैलोरी है। जो मिलती रहे तो वह गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा, उसके नीचे मिली तो वह गरीबी रेखा के नीचे है, वह पॉवर्टी लाइन है। उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बस एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को रंगराजन समिति से रूबरू करवा रहा हूं। ये जो रंगराजन समिति थी बिना काम के लाई गई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने भी इस पर कोई औचित्य अपना नहीं जाहिर किया। क्यों? क्योंकि जो हमारी तेंदुलकर समिति है वह पूरी तरह से वैध है और वह कार्य कर रही थी। तो उम्मीद करता हूं इस पर आप लोग सिर्फ इसका डेट याद रखेंगे, कब लाई गई। तो 2014 में लाई गई, गरीबी से संबंधित थी। तो इसे हम लोग यहीं पर निपटा दिए। आइए अब बात करेंगे लकड़वाल समिति के बारे में, ठीक? या फिर एक काम करते हैं, हम लोग कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, फिर समितियों के बारे में बात करते हैं। आइए, सरकार ने रंगराजन समिति पर कोई कार्यवाही नहीं की। कोई कार्यवाही नहीं की, ठीक? जो फैक्ट मैं अभी बोला हूं वही लिख रहा हूं। हालांकि मैं आगे भी लिखवाऊंगा चीजें, लेकिन यहां पर लिख लेंगे, ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्या? कि वर्तमान में गरीबी को तेंदुलकर समिति के आधार पर मापा जाता है। अभी समितियों के बारे में बात करूंगा। वर्तमान में गरीबी को तेंदुलकर समिति द्वारा मापा जाता है, ठीक? तेंदुलकर समिति द्वारा मापा जाता है। और तेंदुलकर समिति का जो क्या है माध्यम है, वह किस माध्यम से गरीबी को मापती है? तो वहां क्या है, गरीबी रेखा की परिभाषा के आधार पर। गरीबी रेखा की जो इन्होंने परिभाषा दी है, ब्रैकेट में लिख लेंगे गरीबी रेखा, इसके आधार पर मापा जाता है। और उसका मेन मोटिव जो क्या है, वह न्यूनतम उपभोग व्यय है। क्या? न्यूनतम
उपभोग व्यय है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। और हम लोग आगे बात करेंगे कि तेंदुलकर समिति ने कितना निर्धारित किया कि भारत में 21.9% लोग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे आगे, वो फैक्ट यहां लिखना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था हमारा, सिर्फ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट था, कौन सा, ये रंगराजन समिति से रिलेटेड। आइए अब एक एक समिति के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती जाएंगी। ये यार इकोनॉमिक्स है भाई। इकोनॉमिक्स क्या है ना कि ये फैक्ट पर आधारित है। कुछ भी कर लें, फैक्ट से हम लोग दूर नहीं हो सकते। अगर हमें इकोनॉमिक्स समझना है तो फैक्टों को याद करना पड़ेगा। ठीक, और इसे याद करने का सिंपल ट्रिक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, चीजें भूल जाएंगी। आप लोग चीजें पढ़िए, लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए, देखिए याद क्यों नहीं होगा। हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इकोनॉमिक्स से घबराना नहीं है, फैक्ट को याद करना है। और याद कैसे करना है, ट्रिक के माध्यम से। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे याद करो, लेकिन चीजें याद करना है। मोटिव एक होना चाहिए कि जो फैक्ट मैं पढ़ूं वो क्लियर होना चाहिए, बस। बाकी कैसे पढ़ रहा हूं, कैसे याद कर रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। आइए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लकड़वाला समिति जो 1993 में आई थी। कौन सी, लकड़वाला समिति। यह 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके तहत क्या किया गया कि निर्धारित किया गया, गरीबी रेखा निर्धारित की गई। और वह क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति जो गांव में रह रहा है और जो शहर में रह रहा है, देखिए गांव देश कैसे बनता है, शहर से और गांव से, 2 ही चीजें होती हैं। तो उनमें अगर हम लोग क्या कर लें, कैलोरी का निर्धारण कर दें, उनकी खपत के अनुसार या उनकी मेहनत के अनुसार अगर हम लोग कैलोरी का निर्धारण कर दें और प्रति व्यक्ति आय या फिर बता दें, तो वह क्या कहलाता है, गरीबी रेखा का मापन कहलाता है। तो देखेंगे कि इस लकड़वाला समिति ने गांव में रहने वालों के लिए क्या निर्धारित किया। गांव में अगर कोई रह रहा है और दूसरा शहर में रह रहा है, तो उसके लिए इसने कैलोरी निर्धारित किया। अभी मैं कैलोरी पर बात करूंगा। 2400 कैलोरी प्रतिदिन, कितना, 2400 कैलोरी प्रतिदिन। अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन मिल रहा है उसे, तो वह क्या है, गरीब नहीं है। और शहर के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। अगर इन दोनों से कम, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे, से कम वाला व्यक्ति गरीब है। ठीक, मतलब कि अगर जो व्यक्ति गांव में रह रहा है वह प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी प्रतिदिन क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, उसे खाने के लिए चीजें मिल रही हैं, तो वह गरीब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है, उसे प्रत्येक दिन खाने के लिए 2100 कैलोरी मात्रा में ऊर्जा मिल रही है, तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। अगर इससे कम है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो यही डेड लाइन थी एक तरह से, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि लकड़वाला समिति से रिलेटेड ये जो फैक्ट है याद रखेंगे। हमेशा पूछता है कि लकड़वाला समिति के माध्यम से गरीबी के लिए, गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए कितने कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता निर्धारित की गई है, या फिर शहर में रहने वाले के लिए। तो गांव में 2400। क्यों? क्योंकि देखिए जो गांव के लोग होते हैं ना, वो करते हैं मेहनत। ठीक, जैसे ही मेहनत करते हैं वैसे उनकी डाइट होती है, तो उस हिसाब से 2400 कैलोरी रखा गया। शहर के लोगों में क्या है, कम खाते हैं, इसलिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया गया लकड़वाला समिति। यह काफी हद तक यह समिति सक्सेस भी थी। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा फैक्ट लिखेंगे। आइए, जब इसने क्या किया कि गरीबी रेखा निर्धारित किया, तो कई राज्य थे, कई शहर थे, तो इसने एक गरीबी रेखा नहीं निर्धारित की। इसने उस समय 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से 1993 में, तो इसने 25 और 7 कितने होते हैं, 32 गरीबी रेखा इसने निर्धारित किया था। ठीक, लिखेंगे फैक्ट क्या लिखेंगे,
अलग राज्यों में अलग कीमत होने के कारण लकड़वाला समिति ने कुल 32 क्या किया, कुल 32 गरीबी रेखा बनाई, कुल 32 गरीबी रेखा निर्धारित की। ये फैक्ट याद रखेंगे, निर्धारित की। और यह किससे रिलेटेड की, क्योंकि उस समय कुल राज्य, कुल केंद्र शासित प्रदेश जो थे, इनकी संख्या क्या थी उस समय, राज्यों की संख्या थी 25 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। तो 25 + 7 अगर हम करेंगे तो टोटल आएगा 32। तो इस तरह से प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए लकड़वाला समिति ने अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित किया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बात आती है कि इसने जो टारगेट दिया वह क्या दिया, कि कितने प्रतिशत व्यक्ति क्या है, गरीब हैं भारत में। यही इंपॉर्टेंट होता है कि लकड़वाल समिति ने कितने प्रतिशत भारतीयों को गरीब बताया। तो वो फैक्ट हम लोग लिखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद। ठीक, आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या नोट डाउन कर चुके होंगे। यह जरूर याद रखेंगे कि लकड़वाल समिति ने क्या किया था कि इसने कुल 32 गरीबी रेखा निर्धारित की थी। गांव में रहने वालों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन का भोजन और शहर में रहने वालों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन का भोजन निर्धारित किया था, कि अगर इतनी मात्रा में उन्हें कैलोरी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। देखिए, कैलोरी पे मैंने आप लोगों से बात नहीं की। कैलोरी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी से ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो ऊर्जा, अगर कोई व्यक्ति ऊर्जा कैसे मिलती है व्यक्ति को, अगर आपको क्या करना है, मोटर चलानी है अगर, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो उसमें लाइट आती है, बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति भी तो एक तरह से मशीन की तरह ही कार्य करता है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, कुछ ऊर्जा दी जाती है जिसे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वो कैलोरी के माध्यम में भोजन को मापा जाता है, जिसे हम लोग कैलोरी बोलते हैं। 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 5 कैलोरी, 100 कैलोरी। इसी तरह 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया। गांव वालों के लिए 2400 कैलोरी और शहर वालों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया। क्या, भोजन, ऊर्जा के रूप में अगर इतना चीज मिल रहा है तो वह गरीब नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे किसके बारे में। लकड़वाला समिति ने एक फैक्ट दिया था कि भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत गरीब है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए, इसी से छेड़खानी भी हुई थी। 36%, 36% जनसंख्या क्या थी, गरीबी रेखा से नीचे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यह किस समिति ने बताया, लकड़वाला समिति ने। और वह टाइम पीरियड क्या था, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 1997 से 2002 तक। लेकिन क्या किया गया कि इन्होंने जो बताई थी यह पूरी तरह से फैक्ट सही नहीं था। ठीक है, इन्होंने 36% बताया था, लेकिन रियल में वह जो गरीबी रेखा थी वह कम हो चुकी थी। भारत में केवल
26% लोग गरीब थे। यह किसके माध्यम से निकाला गया? 26% की मात्रा बताया किसने? 26% की। इस पंचवर्षीय योजना ने जो निर्धारण किया, उसने जो आकलित किया वह आया 26% की। 26% भारत की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। लेकिन लकड़वाला महाशय की जो समिति थी उसने निर्धारित किया कि 36%, 10% का डिफरेंट आया। तो इस तरह से इस पर तर्क होने लगे, विवाद हुआ। तो इस समिति को ही खत्म कर दिया गया और इसकी वैधानिकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी समिति थी अगर उसे खत्म कर दिया गया तो गरीबी कैसे भी मापी जा सकती है। उसके लिए फिर नई समिति लाने की जरूरत पड़ी। तो वह समिति किस रूप में आई? सुरेश तेंदुलकर समिति के रूप में आई और इसने अपनी रिपोर्ट दी 2009 में। तो इसने बताया था कि 21.6% जनसंख्या भारत की क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। और यह टाइम पीरियड किसका था? 2009-2011 तक का। ठीक है, मैं बात करूंगा, सारे सर्वेक्षण में लिखूंगा, आपका परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो लकड़वाला समिति से रिलेटेड पॉइंट यही था। आप लोग इसे रिवीजन करेंगे, 1 से 2 बार चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि लकड़वाला समिति आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम में सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा ही गरीबी का मापन किया जा रहा है। देखिए, गरीबी वगैरह ऐसी चीज होती है, गरीबी, बेरोजगारी और हमारा शिक्षा हो गया, साक्षरता दर हो गई जिसे हम लिटरेसी बोलते हैं, तो ये सब अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। इन सबको मापने के लिए समितियां बनाना अत्यंत आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक इनका आकलन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है या क्या कमियां हैं या इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं। आप लोगों ने पढ़ा था ना क्या, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को समृद्धि और विकास, तो समृद्धि में तो केवल जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय देखी जाती थी। लेकिन जब हम लोग क्या निकालते हैं? डेवलपमेंट निकालते हैं, विकास निकालते हैं, तो विकास के तहत आपकी जीडीपी भी आएगी, नेशनल इनकम भी आएगी, पीसीआई भी आएगी, प्लस उसके साथ जो आपके कौन से हैं गैर आर्थिक चर हैं। गैर आर्थिक चर के तहत ही ये सब आता है। क्या? बेरोजगारी, शिक्षा, साक्षरता दर, पोषण स्तर, आवास की सुविधा, रहन सहन, जीवन प्रत्याशा, ये सारी चीजें आती हैं। इन सब में भी अगर जीडीपी, राष्ट्रीय आय, साथ में पीसीआई के साथ साथ अगर इन सब में भी वृद्धि हो रही है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही है, गरीबी कम की जा रही है, तो हम बोलते हैं कि देश विकास कर रहा है। इन सब में जब तक सुधार नहीं होगा देश विकास नहीं कर सकता, सिर्फ देश समृद्धि कर सकता है। समृद्धि और विकास में आप लोग बहुत बारीकी अंतर है, समझने की कोशिश करेंगे वरना गलत कर देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है। तो जो लोग नए हो, मैं फिर रिपीट करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर समृद्धि और विकास से रिलेटेड वीडियो मैंने बना के रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी समिति? सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2009। सुरेश तेंदुलकर समिति। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, लकड़वाल समिति ने गांव के लिए 2400 कैलोरी, शहर के लिए 2100 कैलोरी का निर्धारण किया। उसने कैलोरी में मापन किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका जो सिद्धांत है वो पूरी तरह किस पर है? न्यूनतम उपभोग व्यय पर, कि एक व्यक्ति कितना व्यय कर रहा है। इन्होंने इनकम और व्यय पर निर्धारित कर दिया गरीबी। मतलब ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि यह कोई व्यक्ति है, तो जो लकड़वाल समिति थी इसने क्या किया? कैलोरी निर्धारित किया। इसमें अंतर समझा दूं मैं आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैलोरी का मतलब है कि कितने % उसे भोजन मिल रहा है, तो वहां गरीब नहीं है, खाने पर कर दिया था इन्होंने। लेकिन जब किसकी आई? तेंदुलकर समिति आई, तो तेंदुलकर समिति ने क्या कर दिया? न्यूनतम उपभोग व्यय। क्या? न्यूनतम उपभोग व्यय निर्धारित कर दिया। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में इन्होंने निर्धारित कर दिया कि व्यक्ति एक मिनिमम राशि निर्धारित कर दी कि गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर प्रतिदिन इतने रुपए खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर इतना खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने निर्धारित क्या किया
कि जो व्यक्ति गांव में रह रहा है, अगर वह 27 रुपए प्रतिदिन 27 रुपए पर डे अगर वह खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। ठीक, अगर वह पर डे 27 रुपए खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। और जो शहर का व्यक्ति है, अगर वह 33 रुपीज, क्योंकि शहर में महंगाई होती है, उस हिसाब से इन्होंने निर्धारित किया। देखिए इसी में अंतर है, समझेंगे। जो लकड़वाल समिति थी उसने गांव में कैलोरी पर निर्धारित किया तो गांव वाले व्यक्तियों की कैलोरी ज्यादा की और शहर वाले व्यक्तियों की कैलोरी कम की। क्यों? क्योंकि वह किस पर था? भोजन पर था। ठीक, लेकिन जब इन्होंने निर्धारित किया, तेंदुलकर समिति ने, ये फैक्ट ज्यादा मान्य माना जाता है और इसी के बारे में बात भी की जाती है और इसी के द्वारा गरीबी का मापन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन टारगेट था, न्यूनतम उपभोग व्यय कर दिया गया कि व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, कितने पैसे का वह उपभोग कर रहा है दिन भर में। वो एक उपभोक्ता एक दिन में कितने रुपए खर्च कर रहा है, उसका रेशियो निकालकर जनसंख्या से क्या किया गया, डिवाइड करके पूरी तरह से निकाल लिया गया क्या कि एक व्यक्ति की न्यूनतम व्यय, अगर वह एक दिन में, अगर वह गांव में रह रहा है तो गांव में उतनी महंगाई नहीं होती और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना पैसे की भी मिल जाती हैं। तो इसलिए गांव में जो व्यक्ति रह रहा है, अगर वह पर डे 27 रुपए खर्च कर रहा है, 27 रुपए, तो वह गरीब नहीं है। लेकिन जो शहर में रह रहा है व्यक्ति, अगर वह पर डे कितना खर्च कर रहा है, 33 रुपीज, तो वो भी गरीब नहीं है। इससे कम अगर है तो गरीब है। चलिए समिति को हम लोग साइड करते हैं, अपने ऊपर लेके सोचिए। आप गांव में रह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि गांव का भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका खर्चा एक दिन में 27 रुपए में चल जाएगा। कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा 27 रुपए में निकल जाता है। शहर में आइए, शहर में कैसे 33 रुपए में निकल जाएगा? एक व्यक्ति का खर्च 33 रुपए में कैसे निकलेगा बताइए? अगर प्रेजेंट टाइम की हम लोग बात करें, चाहे दिल्ली हो जाए, चाहे कोई भी शहर हो जाए, किसी भी सिटी में अगर आप रह रहे हो, खास तरह से स्टूडेंट होंगे हमारे जो घर से बाहर ही रह के स्टडी कर रहे होंगे, तो आप लोग खुद अपना बजट बनाते होंगे तो उसमें कितना एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंडिचर आप लोगों को आकलन हो जाएगा। तो ये जो समितियां हैं ना, ये लुभावनी प्रकृति की चीजें देती हैं, बस इनसे फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं है। आप बताइए शहर में रहने वाला व्यक्ति 33 रुपए में कैसे खर्च निकाल लेगा? कैसे 33 रुपए में अपने दिन भर का खर्च निकाल लेगा? ये सब सोचने वाली बातें हैं। सरकार क्या करती है? सिर्फ हम लोगों को अपना चुनावी मुद्दा पूरा करने के लिए उल्लू बनाती है और हम लोग बनते हैं। ठीक, तो ये पॉलिटिकल रीजन हो जाएगा, उधर मैं नहीं जाऊंगा। बात करूंगा किसी दिन, डिबेट लेकर आऊंगा मैं इस पर। जैसे किसानों के साथ जो हो रहा है, काफी सारी पार्टियां ऐसी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, काफी विरोध कर रही हैं। किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, सरकार इसका पक्ष क्यों रख रही है, सबके बारे में मैं बात करूंगा। थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रहा है, मैं वीडियो शूट करूंगा जरूर इन सब पर, और सब मुद्दों में मैं आप लोगों की राय लेने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर से नहीं भटकते हैं, बात करेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति के माध्यम में, तो सॉरी बारे में। देखिए मैं थोड़ा आप लोगों का बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं। कोई भी चीज पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाया जाता है, ठीक, जिससे कि चीज कलेक्ट हो सके। मैं काफी देर से इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था, तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे बातें करूं जिससे आप लोगों को नॉलेज भी मिले और थोड़ा माइंड भी आप लोगों की क्या करे, सही तरीके से वर्क करने लग जाए। आइए सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या निर्धारित किया? वही प्रक्रिया गांव और शहरों के लिए निर्धारित किया, लेकिन मेन मोटिव क्या था इनका? न्यूनतम उपभोग व्यय। न्यूनतम उपभोग व्यय इन्होंने निर्धारित किया और उसके लिए क्या किया? 6 आवश्यकताएं। आवश्यकताएं सही लिखा है ना? 6 आवश्यकताएं निर्धारित की। ये आप लोग याद रखेंगे कि इन्होंने जो मूलभूत आवश्यकता निर्धारित की वह कितनी थी? 6 थी, सुरेश तेंदुलकर समिति के तहत। अब हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने जो निर्धारण किया कि गांव का व्यक्ति कितना पैसा कमाए या खर्च करे या शहर का व्यक्ति, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। कहां? ग्रामीण क्षेत्र में, उसके बाद शहरी क्षेत्र में। कोई भी व्यक्ति कितना पैसा कमाएगा या खर्च करेगा तो वह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, तो वह है पर डे। ये 33
₹3 पर डे। ठीक, अगर इतने पैसे वो खर्च कर रहे हैं या कमा रहे हैं एक दिन में, तो वह गरीबी रेखा से ऊपर हैं। और अगर नीचे हैं तो यहां आगे हम लोग क्या लिख देंगे, से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। कहां? नीचे माना जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का शाब्दिक अर्थ हुआ गरीबी रेखा से नीचे। ठीक, तो ये हो गया बीपीएल, उसी का कार्ड बनता है बीपीएल, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। उम्मीद करता हूं सुरेश तेंदुलकर समिति के तहत जो इन्होंने निर्धारण किया था, जो इन्होंने फैक्ट दिया था कि इस आधार पर गरीबी का आकलन किया जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। आइए इससे रिलेटेड 2 फैक्ट हम लोग लिखते हैं। देखिए, इस समिति ने अब क्या किया, लकड़वाला समिति ने कितना निर्धारित किया था कि भारत की 36% जनसंख्या क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन जब 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 वाली आई, तो उसने निर्धारित किया कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, 27% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। बस आपने 10% ज्यादा जनसंख्या को गरीब बता दिया है। इस पर छेड़खानी हुई, छींटाकसी हुई और समिति बंद कर दी गई। फिर यह समिति लाई गई, वो हम लोग बात कर चुके हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या निर्धारित किया, इन्होंने निर्धारित किया कितना कि 21% जनसंख्या। ठीक, 21% जनसंख्या। देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2 बार निर्धारित किया था। पहले हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2004-05 में, वर्ष 2004-05 में इन्होंने क्या बताया कि 37.2% जनसंख्या क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। तेंदुलकर समिति के अनुसार यह बात हो रही है, समझने की कोशिश करेंगे। कब की बात है यह? 2004 और 2005 की। वर्ष जरूर याद रखेंगे आप लोग, ईयर। 2005 में इन्होंने 37.2% बताया था। किसने? लकड़वाल तेंदुलकर समिति ने। और उसी समय लकड़वाल समिति की रिपोर्ट जो थी, उसने क्या बताया था 2003 में? 36%। तो यहां तो लकड़वाल समिति सही है, लेकिन लकड़वाल समिति पर छींटाकसी कैसे हुई कि जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 9वीं, उस आधार पर हुई। हम लोगों ने कई बार इस पर रिपीट कर दिया है, अब बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें, बात करें जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके आधार पर इस तेंदुलकर समिति ने क्या बताया, 2011-12 में इन्होंने क्या बताया, 21.9%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट करिए आप लोग, 2-3 कलर की पेन से हाईलाइट करिए कि जो तेंदुलकर समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति, उसने 2011-12 में बताया कि भारत की जो गरीब जनसंख्या है वह कहां तक है, 21.9% भारत की जनसंख्या गरीब है। ठीक, कितना चेंजेस हुआ आप लोग सोचिए कि 2005 से 2012 तक में कितना साल का डिफरेंट है, सिर्फ 5 ईयर का डिफरेंट, 7 साल का है, हाँ 7 ईयर का, 5, 7, 12, हाँ 7 सालों में 36 से 21% आ गई। मतलब 15% जनसंख्या हमारी गरीबी रेखा से ऊपर निकल गई। इसका मतलब है कि देश ने बहुत अच्छे तरीके से विकास किया। तो उम्मीद करता हूं इतने सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्या, गरीबों की संख्या, मतलब किस राज्य में, इस तेंदुलकर समिति ने निर्धारित किया कि किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीब हैं। तो टॉप 3 या 4 जो स्टेट है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहीं सबसे ज्यादा गरीबी होगी। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो वहां पर क्या थी, गरीबी सबसे ज्यादा थी। कितनी जनसंख्या वहां की गरीब थी, तो वह थी 5 करोड़, 5.5 करोड़ जनसंख्या वहां की गरीब थी। लेकिन सेकंड स्टेज आता है हमारा किसका, बिहार का। और बिहार में कितने लोग, 4.5 करोड़ लोग।
उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ लोग, बिहार में 4.5 करोड़ लोग, और उसके बाद स्थान आता है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में 3 करोड़ लोग क्या थे, पूरी तरह से गरीब थे। लेकिन ये जनसंख्या के हिसाब पर बात हो रही है कि कितनी जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपके समझ में आएगा। जनसंख्या के हिसाब पर बात कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब पर बात नहीं कर रहे हैं कि परसेंटेज का मतलब यहां हुआ कि स्टेट में जितनी जनसंख्या है उसका परसेंट निकाल दिया जाए, ठीक। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनसंख्या की, कि कितने व्यक्ति गरीब थे। तो सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति उत्तर प्रदेश में थे 5.5 करोड़, दूसरे नंबर पर बिहार था, उसमें थे 4.5 करोड़, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था, उसमें 3 करोड़। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, मैं लिखने वाला हूं, ठीक। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। प्लीज आप लोग अगर कहीं भी नोट्स ना बनाए हो तो ये जरूर लिख लेंगे, क्योंकि यहां से आप लोगों को अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम हॉल में पछतावा हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। आइए समझते हैं। तेंदुलकर समिति ने ही बताया था गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने लोग थे। 5 से ही 1/2 करोड़ लोग, मतलब 5.5 करोड़ व्यक्ति गरीब थे। बिहार में 4.5 करोड़ व्यक्ति, मध्य प्रदेश में 3 करोड़ व्यक्ति क्या थे, गरीब थे। ये कब का डेटा है हमारा, जब भारत में 21% जनसंख्या क्या थी, गरीब थी, मतलब 2011-12 का यह डेटा है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जब क्या हुआ था, जनसंख्या का गणना हुआ था, जनगणना हुई थी, ठीक। अब लेकिन यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे हम लोग नोट बनाकर। नोट क्या लिखेंगे, गरीबी का सबसे ज्यादा प्रतिशत, गरीबी का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है, वह है छत्तीसगढ़ में। कहां, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कितने लोग गरीब हैं, कितने परसेंट लोग, तो वो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 47.9%। मतलब कि अगर वहां 100 व्यक्ति रह रहे हैं तो उसमें से 47.9 का मतलब है 48, मतलब 100 में से 48 व्यक्ति वहां गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सोचिए किस आधार पर, जो आधार तेंदुलकर समिति ने निर्धारित किया था, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अगर एक दिन में 27 रुपए खर्च कर रहा है और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर एक दिन में 33 रुपए खर्च कर रहा है, तो ये जो 47% जनसंख्या आपको दिख रही है छत्तीसगढ़ की, उतने लाइन तक भी नहीं पहुंच पाई है। तो अब सोचिए कितनी बुरी कंडीशन है, सोचने वाली बात है ये, ठीक। तो ये फैक्ट हमेशा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और यहां से पूछ सकता है कि गरीबी का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां है, तो वह छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक। आई होप यह चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं गरीबी का सर्वेक्षण, कब से, 2005 से लेकर 2012 तक का। आइए, गरीबी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बस समझने की आप लोगों की क्या है, डिफिकल्टी है। जैसे आप लोग इसे लेकर समझेंगे वैसे समझ में आएगा। बहुत हार्ड तरीके से लेकर सोचने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा। एक तरफ से रट्टा मारेंगे, दूसरी तरफ से निकलता जाएगा, इसलिए रटने की कोशिश मत किया करिए। फैक्ट याद कैसे होगा, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन मैं लिखता क्यों हूं, लिखने का मेरा यही मोटिव होता है कि चीजें आप लोगों को याद हो जाए। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको बोलता हूं कि आप लोग नोट डाउन करो। तो इस तरह से आप लोगों को गोल्डन चांस मिल रहा है, 4 मौका आपको मिल रहा है याद करने का। पहला मैं बोल रहा हूं, वो सुन रहे हैं आप लोग, दूसरा मैं लिख रहा हूं, वो देख रहे हैं आप लोग, तीसरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं,
वो भी आप लोगों ने सुना, फिर आप लोग खुद नोट डाउन कर रहे हो और चीजें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक, तो मैं जो आप लोगों को स्टेप बताता हूं उसी स्टेप से चीजें लिखिए और याद करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या, गरीबी सर्वेक्षण। गरीबी सर्वेक्षण, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और इस डायग्राम के तहत क्या लिखेंगे, यहां डालेंगे ईयर। चलिए समझते हैं कि इसमें लिखना क्या क्या है हम लोगों को। यहां रहेगा हमारा वर्ष, यहां रहेगा भारत में कितने परसेंट लोग गरीब थे, और यहां रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट, और यहां शहरी क्षेत्र में कितने परसेंट लोग। इसी चीज पर हम लोगों ने देखा ना कि तीनों समितियां जो आई, दोनों ये आपकी लकड़वाला समिति और जो हम लोगों ने तेंदुलकर समिति देखा, इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा कि भारत का परसेंटेज बताया गया, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बताई गई और शहरी क्षेत्र में। तो यही हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आइए, वर्ष जो है हमारा वह कौन सा, सबसे पहले 2004 और 5 का जो टाइम पीरियड है, तो उस समय भारत में जो परसेंटेज था गरीबी का, अभी हम लोगों ने क्या देखा, तेंदुलकर समिति को वैध करके ले चल रहे हैं। तो तेंदुलकर समिति ने बताया था 37.2%, लेकिन लकड़वाला समिति ने बताया था कितना, 36%। ठीक, तो लेकिन हम लोग तेंदुलकर समिति को मानते हैं, तो 37.2%। और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या उसमें गरीब थी, तो वहां थी 42% जनसंख्या ग्रामीणों की गरीब थी, और शहरी क्षेत्र में 25.5% जनसंख्या। देखिए कितना बढ़िया रेशियो है कि पूरे भारत में 100 में से 37% लोग गरीब हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 42% लोग, शहरी क्षेत्रों में 25% लोग। बात करेंगे, अब 2005 हो गया, उसके बाद 2005 से 10 तक, 2005 से 2010 तक, तो इसमें क्या हुआ, कमी देखने को मिलेगी आपको। 37.2% से कितना आ गया, 29.8%। अब 29.8% जनसंख्या ही गरीब बची पूरे भारत में, और ये जो 42% था ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका रेशियो आ गया 33.8%। लेकिन जो शहरी क्षेत्र था उसमें 25.5% था, वो भी घट के आ गया 20.9। देखिए आपको अंतर मिलता जाएगा, चीजें कम होती जाएगी गरीबी। ठीक, फिर बात करेंगे कब की, 2011 और 12 की। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में गरीबों की जनसंख्या का परसेंट कितना बताया तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में, तो वहां थी 21.9%, 21.9%, और ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% जनसंख्या। लेकिन जो शहरी क्षेत्र था उसमें कितनी आई, तो 13.7, ये बहुत तेजी से नीचे गिरा, 13.7%। देखिए ये नीचे गिरने का मतलब ये मत समझिएगा आप लोग कि हमें घाटा लग रहा है भारत को। ठीक, ये गरीबी है, जितना नीचे जाएगी उतना देश विकास करेगा, देश उतना विकसित माना जाएगा। जितनी ज्यादा होगी, अब ये कोई जीडीपी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तभी माना जाएगा। आप लोग देखोगे सर पागल हो गए हैं क्या, घट रहा है फिर भी कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। तो महाशय लोग, मित्रों, ये क्या है, हमारा गरीबी का सर्वेक्षण हो रहा है। गरीबी घटना आपके जीडीपी में वृद्धि के समान है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को गरीबी से रिलेटेड बताने की कोशिश की। देखिए गरीबी का कारण और गरीबी के प्रकार हम लोगों ने नहीं देखा है। आई होप कल के वीडियो में हम लोग इसे देख लेंगे, अन्यथा कोई नया चैप्टर हम लोग लेके आएंगे, आप लोग इसे अपने से पढ़ लेंगे या फिर मैं कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा
आप लोग जैसा कहेंगे मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कोई परेशानी इसमें हमें नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों को सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।